नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे हैं इरविन श्रोडिंगर की अद्भुत किताब व्हाट इज लाइफ को। इस किताब का सवाल बड़ा ही सीधा लेकिन गहरा है। आखिर जीवन क्या है? हम इसके पहले अध्याय को समझेंगे, द क्लासिकल फिजिसिस्ट अप्रोच टू द सब्जेक्ट। शुरुआत में श्रोडिंगर बताते हैं कि भौतिकी और रसायन विज्ञान की पारंपरिक समझ, जिसे वे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। न्यूटन के लॉज, मैक्सवेल की इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन जब बात आती है जीवन को समझने की, तो क्लासिकल फिजिक्स कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई देती है। सोचिए, एक बूंद पानी में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये भौतिकी बता सकती है कि मॉलिक्यूल कैसे हिलेंगे, कैसे ऊर्जा बदलती है। वही फिजिक्स हमें ये नहीं बता पाती कि कैसे एक सेल जिंदा रहती है, बढ़ती है और नए जीव को जन्म देती है। यानी सवाल ये है कि क्या जीवन भी उन्हीं नियमों से चलता है जो पत्थर या मशीन पर लागू होते हैं, या फिर जीवन में कुछ अलग नियम हैं? श्रोडिंगर यहाँ एक दिलचस्प तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि किसी घड़ी को ले लीजिए। घड़ी भी बिल्कुल ऑर्डरली चलती है, उसके गियर, स्प्रिंग्स सब मिलकर समय दिखाते हैं। लेकिन घड़ी खुद से ग्रो नहीं करती, घड़ी खुद से रिपेयर नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि घड़ी नया ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करती। इसके उलट एक साधारण बीज को देखिए, यानी सीड्स को। वो मिट्टी और पानी लेकर न केवल खुद को बड़ा करता है बल्कि नए पौधे में बदल जाता है। यानी जीवन एक सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग मशीन है। इस मशीन को क्लासिकल फिजिक्स के दायरे में समझना बहुत मुश्किल है। क्लासिकल फिजिसिस्ट कहते हैं कि कोई भी वस्तु एटम और मॉलिक्यूल से बनी है, तो जीवन भी मॉलिक्यूल से बना है। और अगर मॉलिक्यूल के नियम समझ लिए तो जीवन को भी समझ लेंगे। लेकिन श्रोडिंगर पूछते हैं, अगर ये इतना आसान है तो फिर हम अब तक जीवन को पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाए? डीएनए, हेरिडिटी और जेनेटिक्स जैसी चीजें क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पाती? असल में क्लासिकल फिजिक्स एवरेज पर काम करती है। थर्मोडायनेमिक्स हमें गैस मॉलिक्यूल के एवरेज बिहेवियर बताते हैं, लेकिन जीवन एक मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड कर सकता है। एक छोटा सा म्यूटेशन पूरे स्पीशीज को बदल सकता है। क्लासिकल फिजिक्स इतनी सूक्ष्म चीजों को नहीं समझा पाता। श्रोडिंगर आगे एक और जरूरी पॉइंट उठाते हैं, ऑर्डर। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि दुनिया डिसऑर्डर की ओर बढ़ती है। एंट्रोपी का नियम तो यही कहता है, लेकिन जीवन इसके उलट है। जीवन डिसऑर्डर से ऑर्डर बनाता है। उदाहरण के तौर पर, जब एक बच्चा पैदा होता है तो एटम रैंडमली नहीं जुड़े होते, वे एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में जेनेटिक कोड के हिसाब से परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी जीवन क्लासिकल फिजिक्स की उम्मीद को तोड़ देता है कि सब कुछ हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। श्रोडिंगर इसे और एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। सोचिए, आप रसोई में सब्जी बना रहे हैं। आप अलग अलग चीजें यानी तेल, मसाले, सब्जियां, ये सब डालकर खाना बनाते हैं। अगर वही चीजें रैंडमली मिल जाएं तो क्या बनेगा? सब गड़बड़ घोटाला। लेकिन कोशिका रैंडम पर काम नहीं करती। यहाँ मॉलिक्यूल बिल्कुल सही समय और सही जगह का इस्तेमाल करते हैं। एक मास्टर शेफ जो हर मसाले को परफेक्ट समय पर डालता है। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा डायरेक्टेड ऑर्डर का कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं था। श्रोडिंगर क्लासिकल फिजिक्स को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करते। वे कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स ने जीवन के बेसिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत मदद की है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनर्जी ट्रांसफर, डिफ्यूजन, फोटोसिंथेसिस के फिजिकल प्रिंसिपल। लेकिन जब जेनेटिक्स, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात आती है तो क्लासिकल अप्रोच कमजोर साबित होती है। हालांकि श्रोडिंगर की किताब 1944 में आई थी और उस समय डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता था। लेकिन इसी पहले अध्याय से श्रोडिंगर यह हिंट देते हैं कि जीवन में कुछ तो ऐसा है जो एटॉमिक लेवल पर काम करता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स से अलग ढंग से। यानी उन्हें एहसास हो गया था कि कोई जेनेटिक मटेरियल है जो बहुत ऑर्डर्ड तरीके से काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में वॉटसन और क्रिक ने श्रोडिंगर की इसी सोच से प्रभावित होकर 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज की। यानी श्रोडिंगर इस पहले अध्याय में हमें बताते हैं कि जीवन को क्लासिकल फिजिक्स से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। क्लासिकल फिजिक्स
बड़े सिस्टम्स और एवरेज बिहेवियर को समझाती है, लेकिन जीवन छोटे मॉलिक्यूल जैसे जीन्स, डीएनए, इनके प्रिसाइज ऑर्डर पर डिपेंड करता है। लाइफ खुद को मेंटेन करती है, रिपेयर करती है और रिप्रोड्यूस करती है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग है। यानी श्रोडिंगर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन कोई साधारण केमिकल मशीन नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए नई फिजिक्स की जरूरत है, और यही उन्हें क्वांटम बायोलॉजी की तरफ ले जाती है, जिसे वे आगे के अध्यायों में एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 2, द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्रोच टू द सब्जेक्ट। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स जीवन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब श्रोडिंगर हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के चश्मे से जीवन को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्रोच टू द सब्जेक्ट। क्लासिकल फिजिक्स में हम हर पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन जब पार्टिकल करोड़ों खरबों हों जैसे हवा में, तब क्या ये करना पॉसिबल है? दरअसल यहाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काम आती है। ये कहती है कि हम हर पार्टिकल को नहीं देखेंगे, जबकि एवरेज बिहेवियर पर ध्यान देंगे। यानी अगर आप कमरे की हवा को देखें तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है, लेकिन आप प्रेशर और टेम्परेचर बता सकते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस से माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर इमर्ज होता है। श्रोडिंगर पूछते हैं कि क्या जीवन भी रैंडमनेस और एवरेज पर चलता है? यानी क्या एक कोशिका का बिहेवियर भी मॉलिक्यूल के रैंडम एवरेज बिहेवियर से निकलता है? पहली नज़र में तो लगता है कि हाँ, कोशिका में भी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन श्रोडिंगर कहते हैं जीवन के की फीचर्स जैसे हेरिडिटी, म्यूटेशन और ग्रोथ रैंडमनेस पर डिपेंड नहीं करते। ये डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक प्रिसाइज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर। इसे समझाने के लिए श्रोडिंगर एक एनालॉजी देते हैं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं, हजारों लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अगर आप देखना चाहें कि भीड़ किस दिशा में जा रही है तो आप एवरेज मोशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि रामलाल जी कहाँ जा रहे हैं तो एवरेज काम नहीं आएगा। आपको उनकी एग्जैक्ट मूवमेंट देखनी पड़ेगी। जीवन का डीएनए भी कुछ ऐसा ही है। एक सेल में लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका एवरेज बिहेवियर थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन हेरिडिटी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे डीएनए सीक्वेंसेस पर ही डिपेंड करती है। यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूरी कहानी नहीं बनती। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हर सिस्टम धीरे धीरे डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक कमरे में परफ्यूम की बोतल खोल दें तो मॉलिक्यूल फैलकर पूरे कमरे में रैंडम हो जाएंगे। अगर बर्फ का टुकड़ा बाहर छोड़ दें तो पिघलकर पानी बन जाएगा। यानी नेचर हमेशा ऑर्डर को डिसऑर्डर की तरफ ढकेलता है। लेकिन श्रोडिंगर यहाँ फिर वही सवाल उठाते हैं, अगर सब कुछ डिसऑर्डर की तरफ जाता है तो जीवन इतना ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाए रखता है? श्रोडिंगर इस पजल को समझाने के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एंट्रोपी या नेगेट्रोपी। जीवन का काम है डिसऑर्डर से ऑर्डर बनाना, एंट्रोपी बढ़ने के बजाय उसे कम करना। कैसे? यानी जीव अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी और ऑर्डर बोरो करता है। उदाहरण के तौर पर पौधा सूर्य से ऊर्जा लेकर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर यानी लीफ और फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। इंसान खाना खाकर अपने शरीर की कोशिकाओं को मेंटेन करता है। यानी लाइफ बाहर से एनर्जी लेती है और उसे इंटरनल ऑर्डर बनाए रखने में यूज करती है। इसे एक नए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है, वह अंदर की चीजों को ठंडा रखता है, यानी ऑर्डर बनाए रखता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो बिजली खाता है। अगर बिजली बंद हो जाए तो फ्रिज भी डिसऑर्डर हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, वह बाहर से एनर्जी लेता है, यानी सनलाइट, फूड या ऑक्सीजन, और अपने अंदर ऑर्डर बनाए रखता है। अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई बंद हो जाए तो एंट्रोपी जीत जाती है और हम कहते हैं कि जीव मर गया। स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस बनाम जेनेटिक स्टेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटी छोटी फ्लक्चुएशन हमेशा पॉसिबल हैं। उदाहरण के तौर पर हवा में मॉलिक्यूल रैंडमली हिलते रहते हैं। कभी कभी अचानक कोई मॉलिक्यूल बहुत तेज हो सकता है, लेकिन वह बहुत रेयर होता है।
अब सवाल ये है कि अगर मॉलिक्यूल में रैंडमनेस इतनी ज़्यादा है तो जीन इतने स्टेबल कैसे रहते हैं? डीएनए में हजारों एटम्स होते हैं। अगर वे रैंडम तरीके से हिले तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हर बार गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए लगभग परफेक्ट कॉपी करता है। यानी श्रोडिंगर यहाँ संकेत देते हैं कि जीवन में कोई ऐसी व्यवस्था है जो रैंडमनेस को कंट्रोल करती है और स्टेबिलिटी बनाए रखती है। श्रोडिंगर की यही कहानी बाद में डीएनए की डबल हेलिक्स और जेनेटिक खोज की दिशा में बड़ी सुराग बनी। स्टैटिस्टिकल लॉ और लाइफ का अपवाद। श्रोडिंगर कहते हैं कि सामान्य सिस्टम स्टैटिस्टिकल लॉ और एवरेज से गवर्न होते हैं, लेकिन जीवन में कुछ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए बहुत प्रिसाइज रोल प्ले करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैं डीएनए कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रोडिंगर इस डीएनए के बारे में जानते थे। उन्होंने बस कहा कि कोई मॉलिक्यूल, ये बाद में पता चला कि वो मॉलिक्यूल डीएनए है। इसलिए बार बार जब भी मैं इस किताब में डीएनए कहूँ तो इसका मतलब श्रोडिंगर ने नहीं, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ। श्रोडिंगर ने यह भी कहा कि ये मॉलिक्यूल स्टैटिस्टिकल रैंडमनेस के खिलाफ, ये मॉलिक्यूल मतलब डीएनए स्टैटिस्टिकल रैंडमनेस के खिलाफ जाकर स्टेबिलिटी और ऑर्डर बनाए रखते हैं। यानी लाइफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक्सेप्शन है। यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एवरेज बिहेवियर एक्सप्लेन करती है लेकिन लाइफ को नहीं। एंट्रोपी बढ़ती है लेकिन लाइफ नेगेटिव एंट्रोपी लेकर ऑर्डर बनाए रखती है। डीएनए जैसे मॉलिक्यूल जेनेटिक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। यानी जीवन क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दोनों को चैलेंज करती है। चैप्टर 3 ऑर्डर, डिसऑर्डर एंड एंट्रोपी। दोस्तों, इस किताब के तीसरे अध्याय में हम एक बहुत गहरे सवाल से टकराते हैं। जीवन इतना ऑर्डर कैसे बनाए रखता है जबकि भौतिकी का नियम कहता है कि हर चीज डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है। यहाँ श्रोडिंगर हमें ले जाते हैं ऑर्डर बनाम डिसऑर्डर की दुनिया में और इंट्रोड्यूस करते हैं एक की कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी का। श्रोडिंगर हमें याद दिलाते हैं कि भौतिकी और थर्मोडायनेमिक्स का एक मूल नियम है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर या अव्यवस्था या रैंडमनेस है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, आप उसे बाहर रख दें तो वह पिघल जाएगा। बर्फ एक हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है, लेकिन पानी यानी लिक्विड ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। अगर कमरे में परफ्यूम की बोतल खोल दी जाए तो मॉलिक्यूल पूरे कमरे में रैंडमली फैल जाते हैं। यानी नेचर का जनरल ट्रेंड है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। श्रोडिंगर यहाँ बहुत दिलचस्प डिस्टिंक्शन लाते हैं। वे कहते हैं ऑर्डर दो तरीके का हो सकता है, ऑर्डर फ्रॉम डिसऑर्डर एंड ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है। उदाहरण के लिए अगर आप एक सिक्का बार बार उछालें तो कभी हेड आएगा तो कभी टेल, लेकिन लॉन्ग रन में लगभग 50-50% दोनों के आने की संभावना हो जाएगी। यानी रैंडम प्रोसेस भी एक तरीके का प्रिडिक्टेबल ऑर्डर निकलता है। गैस मॉलिक्यूल भी रैंडम मूव करते हैं, लेकिन उनके एवरेज बिहेवियर से प्रेशर और टेम्परेचर जैसा ऑर्डर मिलता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा ऑर्डर नहीं बनता जो सिर्फ रैंडम और एवरेज का नतीजा हो। जीवन प्रिसाइज एग्जैक्ट अरेंजमेंट पर चलता है। जैसे डीएनए के सीक्वेंस को ले लीजिए, ये रैंडम नहीं है। हर न्यूक्लियोटाइड यानी ए, टी, जी, सी एग्जैक्ट जगह पर होता है। वही तय करता है कि बच्चा अपने माँ बाप जैसा दिखेगा। यानी लाइफ का ऑर्डर ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर है, ना कि ऑर्डर फ्रॉम डिसऑर्डर। श्रोडिंगर इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए एक शानदार आइडिया पेश करते हैं। जीवन नेगेटिव एंट्रोपी पर जीता है, मतलब जहां बाकी सिस्टम एंट्रोपी बढ़ाते हैं, जीवन एंट्रोपी घटाता है। उदाहरण के लिए पौधा सनलाइट एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। जानवर भोजन खाकर मॉलिक्यूल को अपने शरीर के ऑर्डरली स्ट्रक्चर में बदलते हैं। यानी लाइफ अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा डिसऑर्डर बनाता है लेकिन खुद को ऑर्डर्ड रखता है। श्रोडिंगर एक एनालॉजी देते हैं। मान लीजिए आपके पास ताश के पत्तों की गड्डी है। अगर आप उसे अच्छी तरह से शफल करें तो वह डिसऑर्डर में आ जाएगी। ऑर्डर्ड पोजीशन यानी एस से किंग तक का क्रम बहुत रेयर बनेगा। अब सोचिए अगर कोई सिस्टम बार बार खुद को ऑर्डर्ड सीक्वेंस में अरेंज कर ले तो ये कितना असाधारण होगा। जीवन यही करता है। हर जनरेशन में
डीएनए खुद को ऑर्डर्ड तरीके से रेप्लिकेट करता है। श्रोडिंगर साफ कहते हैं कि जीवन और मौत का फर्क भी एंट्रोपी से जुड़ा है। जीवन लगातार नेगेटिव एंट्रोपी खाकर ऑर्डर बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म एनर्जी और नेगेट्रोपी एब्जॉर्ब करना बंद कर दे तो उसका इंटरनल ऑर्डर टूट जाएगा और सिस्टम डिसऑर्डर में बदल जाएगा, यानी उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन एंट्रोपी के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। यहाँ श्रोडिंगर सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि फिलॉसफी की भी बात करते हैं। वे कहते हैं लाइफ इज अ फाइट अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ द यूनिवर्स टुवर्ड डिसऑर्डर। ये स्टेटमेंट सिर्फ साइंटिफिक नहीं है बल्कि पोएटिक भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन ब्रह्मांड में एक तरह की छोटी बगावत है, डिसऑर्डर के नियमों के खिलाफ खड़ी हुई एक व्यवस्था। इस कॉन्सेप्ट को और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कमरा है, अगर आप उसे साफ नहीं करें तो धीरे धीरे डस्ट, कपड़े, किताबें सब इधर उधर फैल जाएंगी। यह नेचुरल टेंडेंसी है, यानी डिसऑर्डर की तरफ। लेकिन अगर आप रोज रोज साफ सफाई करते हैं तो आपके कमरे का ऑर्डर बना रहता है। लेकिन इसके लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जीवन भी ऐसा ही है। हर सेल लगातार एनर्जी खर्च करके खुद को मेंटेन करती है। अगर एनर्जी मिलना बंद हो जाए तो वो भी डर्टी रूम बन जाएगा, यानी उसकी भी डेथ हो जाएगी। श्रोडिंगर कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें 3 बातें समझ में आती हैं। लाइफ को क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स एंट्रोपी बढ़ाते हैं जबकि लाइफ एंट्रोपी घटाता है। लाइफ स्टैटिस्टिकल रैंडमनेस पर नहीं, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। डीएनए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और तीसरा है, लाइफ को समझने के लिए हमें फिजिक्स के नए प्रिंसिपल की जरूरत है। यही बात आगे क्वांटम मैकेनिक्स और बायोलॉजी के कनेक्शन की तरफ ले जाएगी। चैप्टर 4 इज लाइफ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जीवन लगातार डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी के खिलाफ एक लड़ाई है। अब श्रोडिंगर एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या जीवन सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल से एक्सप्लेन किया जा सकता है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा और मिस्टीरियस है? श्रोडिंगर शुरुआत में कहते हैं कि हर वैज्ञानिक मानता है कि जीवन भी मैटर और एनर्जी से बना है, इसलिए उसे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के अंदर एक्सप्लेन होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि क्लासिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स लाइफ को पूरी तरह नहीं समझा पाते। डीएनए, हेरिडिटी और जेनेटिक स्टेबिलिटी जैसे फिनोमिनन बहुत ऑर्डर्ड हैं, जबकि फिजिक्स का नियम तो डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हमें नए नेचुरल लॉ ढूंढने होंगे जो लाइफ को एक्सप्लेन करें? वाइटलिज्म बनाम मैकेनिज्म। इतिहास में 2 कैंप्स रहे हैं। वाइटलिस्ट्स ये मानते थे कि जीवन सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स या वाइटल स्पार्क होता है। मैकेनिस्ट्स ये कहते थे कि जीवन भी अल्टीमेटली मॉलिक्यूल और फिजिक्स लॉ से ही गवर्न होते हैं, कोई अलग सुपरनेचुरल फोर्स नहीं है। श्रोडिंगर साफ करते हैं कि वे वाइटलिज्म में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार जीवन जरूर फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक्सप्लेन होगा, लेकिन शायद उस फिजिक्स से नहीं जो क्लासिकल है, बल्कि नई फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स से हो सकता है। क्लासिकल फिजिक्स की सीमाएं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि मैटर डिटरमिनिस्टिक है, यानी अगर आपको हर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पता हो तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन श्रोडिंगर बताते हैं कि बायोलॉजी इस डिटरमिनिस्टिक सोच से मेल नहीं खाती, क्योंकि जीन म्यूटेशन दिखाते हैं, जिन्हें कॉपी में एरर आ सकती है, एवोल्यूशन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ये सब बताता है कि शायद लाइफ को समझने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जैसे कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। अब श्रोडिंगर यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स साफ कहती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर डिटरमिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और एटम वेव की तरह बिहेव करते हैं, उनका एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, केवल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ये बात लाइफ के माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी डीएनए, प्रोटीन और एंजाइम को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंगर एक क्रूशियल पॉइंट बताते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहेगी कि इतने छोटे पार्टिकल्स थर्मल फ्लक्चुएशन से अनस्टेबल होंगे, लेकिन डीएनए सरप्राइजिंगली स्टेबल है और एक्यूरेटली कॉपी करता है। ये स्टेबिलिटी क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स
बता सकती है कि कैसे केमिकल बॉन्ड एटम्स लेवल पर स्टेबिलिटी देते हैं। यानी लाइफ की जेनेटिक स्टेबिलिटी का सीक्रेट फिजिक्स के नए लॉज यानी क्वांटम रूल्स में छुपा है। श्रोडिंगर चैप्टर 3 में बताए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जीवन ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर बनाता है। डीएनए का प्रिसाइज सीक्वेंस अगले डीएनए में ट्रांसफर होता है। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा रिपीटेबल प्रिसीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और स्टेबल एटॉमिक बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है। इसी वजह से डीएनए जैसे मॉलिक्यूल परफेक्टली ऑर्डर्ड रहते हैं। यानी लाइफ का ऑर्डर क्वांटम फिजिक्स से रूटेड है। इसको एक और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक किताब है। अगर आप उसे हाथ से बार बार कॉपी करें तो गलती हो सकती है, लेकिन डीएनए की कॉपी प्रोसेस लगभग परफेक्ट होती है। ऐसी परफेक्ट कॉपीइंग क्लासिकल रैंडमनेस से पॉसिबल नहीं है। इसमें क्वांटम लेवल स्टेबिलिटी का रोल है। श्रोडिंगर कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं शायद लाइफ को समझने के लिए नए नेचुरल लॉ इन्वेंट करने होंगे। वो कहते हैं कि हो सकता है हमें पूरी तरह नए लॉ न बनाना पड़े, लेकिन श्रोडिंगर कहते हैं कि हो सकता है हमें पूरी तरह नए लॉ नहीं बनाने पड़े, बल्कि फिजिक्स के ही एग्जिस्टिंग लॉ यानी स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स को बायोलॉजी पर अप्लाई करना पड़े। लाइफ मिस्टीरियस लग सकती है, लेकिन वो किसी सुपर नेचुरल पावर से एक्सप्लेन नहीं होती। वह सिर्फ उन नियमों का पालन करती है जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स में देखते हैं। आगे श्रोडिंगर कहते हैं कि लाइफ फिजिकल और केमिकल रूल्स का पालन करती तो है, लेकिन इस बात को मानना होगा कि ये नियम क्लासिकल नहीं बल्कि क्वांटम नियम है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल एपीरियोडिक क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं, जिनका ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्वांटम रूल से गवर्न होता है। यानी लाइफ अल्टीमेटली फिजिक्स से ही एक्सप्लेन होगा, लेकिन उस फिजिक्स से जो आइंस्टाइन, प्लैंक और बोर की नई क्वांटम थ्योरी ने दी। चैप्टर 5 डलब्रक मॉडल डिस्कस्ड एंड टेस्टेड। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हमें क्वांटम फिजिक्स से मदद लेनी पड़ती है। अब श्रोडिंगर इस 5वें अध्याय में जेनेटिक मटेरियल पर फोकस करते हैं, यानी वो सवाल जो बायोलॉजी की सबसे बड़े रहस्यों में था। हेरिडिटी का सीक्रेट आखिर किस मॉलिक्यूल में छिपा है, और यहीं पर आता है डलब्रक मॉडल। तो सबसे पहले जानिए कि मैक्स डलब्रक कौन थे। वह एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ाई की और बाद में बायोलॉजी की तरफ मुड़ गए। उनका इंटरेस्ट ये जानने में था कि जीन कैसे काम करते हैं। डलब्रक ने प्रपोज किया कि जेनेटिक मटेरियल कोई ऑर्डिनरी केमिकल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये एक खास स्ट्रक्चर रखता है। उन्होंने इसे एपीरियोडिक क्रिस्टल कहा। पीरियोडिक बनाम एपीरियोडिक क्रिस्टल। श्रोडिंगर यहाँ क्रिस्टल की एनालॉजी एक्सप्लेन करते हैं। पीरियोडिक क्रिस्टल जैसे NaCl सॉल्ट का क्रिस्टल, उसमें एटम बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, यानी हर जगह वही पैटर्न NaCl और NaCl का। एपीरियोडिक क्रिस्टल जिसमें एटम रिपीट नहीं होते बल्कि इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन इररेगुलरिटी भी स्पेसिफिक और कोडेड होती है। डलब्रक और श्रोडिंगर दोनों ने सजेस्ट किया कि जीन दरअसल ऐसे एपीरियोडिक क्रिस्टल्स हैं, यानी डीएनए जैसे मॉलिक्यूल में हर एटम की पोजीशन मैटर करती है और वही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। सवाल यह है कि श्रोडिंगर क्रिस्टल एनालॉजी क्यों लाते हैं? क्योंकि क्रिस्टल स्टेबल होते हैं और उनका स्ट्रक्चर आसानी से टूटता नहीं है। जीन्स को भी स्टेबल होना चाहिए। अगर वो अनस्टेबल हों तो हेरिडिटरी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन साथ ही उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि म्यूटेशन हो सके। क्रिस्टल एनालॉजी जीन की स्टेबिलिटी और ओकेजनल म्यूटेशन दोनों को समझाती है। श्रोडिंगर के समय साइंटिस्ट को एग्जैक्ट पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन डलब्रक के मॉडल ने हिंट दिया कि जेनेटिक कोड एटम की प्रिसाइज अरेंजमेंट में छिपा है। आज हम जानते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस A, T, G और C न्यूक्लियोटाइड से बना है और यही हेरिडिटरी कोड है। लेकिन श्रोडिंगर के समय ये सिर्फ एक बोल्ड हाइपोथेसिस थी। श्रोडिंगर इसे उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए मोर्स कोड डॉट और डैश का कॉम्बिनेशन है। वही कॉम्बिनेशन अलग अलग लेटर्स और वर्ड्स बना देता है। उसी तरह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यानी A, T, G और C ये सीक्वेंस बनाते हैं। ये सीक्वेंस एक कोड स्क्रिप्ट की तरह होता है जो सेल को बताता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है। डलब्रक का मॉडल यही हिंट देता था कि जीन कोई सिंपल केमिकल नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन कैरिंग स्ट्रक्चर है। श्रोडिंगर फिर पूछते हैं, अगर जीन क्रिस्टल की तरह स्टेबल है तो म्यूटेशन कैसे होते हैं? डलब्रक का जवाब था,
म्यूटेशन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस से आते हैं। कभी कभी एटम की अरेंजमेंट बदल जाती है, लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन परमानेंट भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी किताब में एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाए। अगर मिस्टेक कॉपी करते करते आगे जाती रही तो पूरी किताब का अर्थ बदल सकता है। उसी तरह म्यूटेशन एवोल्यूशन को ड्राइव करती है। जीन्स को दो क्वालिटीज बैलेंस करनी होती हैं, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी ताकि हेरिडिटरी सेफ रहे और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट जैसा हो। फ्लेक्सिबिलिटी ताकि रेयर म्यूटेशन अलाउ हो और एवोल्यूशन पॉसिबल हो सके। डलब्रग का मॉडल इन दोनों को एक्सप्लेन कर पाता है। जीन्स एपीरियोडिक क्रिस्टल हैं, स्टेबल भी हैं और कभी कभी बदलने के योग्य भी हैं। श्रोडिंगर कहते हैं कि डलब्रग का मॉडल उस समय एक थियोरेटिकल आइडिया था, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंट से भी टेस्ट करने की कोशिश की गई थी। बैक्टीरियोफाज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसके जीन्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। साइंटिस्ट ने देखा कि वायरस भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये कंफर्म होने लगा कि जेनेटिक मटेरियल कोई प्रिसाइज मॉडल है, ना कि प्रोटोप्लाज्म जैसा कुछ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रोडिंगर ने अपने समय से आगे सोच लिया। उन्होंने कहा जेनेटिक मटेरियल एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें हेरिडिटरी कोड लिखा हुआ है। ये कोड एटम की इंटैक्ट अरेंजमेंट में छिपा है। उनका यही विजन बाद में वॉटसन और क्रिक की डीएनए डबल हेलिक्स डिस्कवरी की नींव बना। क्रिक और वॉटसन दोनों ने ओपनली माना कि श्रोडिंगर की इस किताब ने उन्हें इंस्पायर किया था। श्रोडिंगर फिर एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, आपके पास एक किताब है। अगर उसका टेक्स्ट बार बार प्रिंट हो तो वही इंफॉर्मेशन आगे जाती है, लेकिन अगर प्रिंटिंग प्लेट में थोड़ी सी गलती हो जाए तो वही गलती हर कॉपी में रिप्रोड्यूस हो जाएगी। डीएनए भी ऐसी ही है, वो खुद को कॉपी करता है। अगर सीक्वेंस में छोटी सी एरर आ जाए यानी म्यूटेशन, तो वो भी कॉपी होकर आगे जाता है। यही एवोल्यूशन का कच्चा माल है। इस अध्याय में श्रोडिंगर बताते हैं कि जीन्स कोई वेग नहीं है, बल्कि एक सॉलिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनकी एटॉमिक अरेंजमेंट में स्टोर होती है। वे क्रिस्टल जैसे स्टेबल होते हैं, लेकिन एपीरियोडिक यानी नॉन रिपीटेटिंग होने के कारण कोड कैरी कर सकते हैं। म्यूटेशन रेयर एटॉमिक चेंजेस हैं जो एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे डलब्रग के बोल्ड हाइपोथेसिस और श्रोडिंगर की ब्रिलियंट इंसाइट ने जेनेटिक्स के लिए नई दिशा दी। अगले अध्याय में श्रोडिंगर और गहराई से समझाएंगे कि एंट्रोपी, ऑर्डर और जीवन के बीच असली रिश्ता क्या है। चैप्टर 6 जीवन क्या है? इस सवाल का जवाब खोजते हुए श्रोडिंगर हमें बार बार ऑर्डर यानी व्यवस्था और डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था या एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं। वे इस अध्याय में और गहराई से चर्चा करते हैं कि डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी के खिलाफ जीवन कैसे लड़ता है। जीवित कोशिकाएं खुद को स्थिर और व्यवस्थित कैसे रखती हैं। ये सब काम भौतिकी के नियम को तोड़े बिना कैसे हो जाता है। इस अध्याय में समझने के लिए कई रोजमर्रा के उदाहरण भी हम लेंगे ताकि एंट्रोपी और ऑर्डर की भूमिका साफ समझ में आए। फिजिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, मतलब समय के साथ चीजें बिखरती जाती हैं, यानी व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। यानी अगर एक कप गिर जाए तो वो टूट जाएगा, यानी डिसऑर्डर बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ी। लेकिन टूटे हुए कप का खुद ब खुद जुड़कर कप बनना लगभग असंभव है। बर्फ पिघलाकर पानी बन जाती है, लेकिन पानी अपने आप बर्फ के टुकड़े में नहीं बदलती। यानी प्रकृति की दिशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलती है। अब सोचिए, अगर यही नियम है तो जीवित प्राणी कैसे टिके रहते हैं? हमारी कोशिकाएं लगातार प्रोटीन बनाती हैं, डीएनए कॉपी करती है, ऊर्जा संभालती है, यानी ऑर्डर बनाए रखती है। तो श्रोडिंगर पूछते हैं, क्या जीवन इस नियम को तोड़ता है? और खुद भी जवाब भी देते हैं, नहीं, जीवन नियम को नहीं तोड़ता, बल्कि उसके भीतर रहकर चालाकी से काम करता है। श्रोडिंगर कहते हैं कि जीवित प्राणी सीधे सीधे एंट्रोपी से नहीं बच सकते, लेकिन वे बाहरी दुनिया से ऊर्जा और ऑर्डर लेते हैं। वे इसे नेगेटिव एंट्रोपी या निगेट्रोपी कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ ऊर्जा या कैलोरीज ही नहीं लेते, बल्कि उस भोजन में मौजूद ऑर्डर भी लेते हैं। जैसे ब्रेड, फल, दूध में अणु पहले से व्यवस्थित होते हैं। शरीर उन मॉलिक्यूल को तोड़कर रीअरेंज करके अपना नया ऑर्डर बनाता है। यानी जीवन खुद को टिकाने के लिए बाहर से ऑर्डर आयात करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जीवन एक मकान है जिसे लगातार टूटने और गिरने का खतरा है, लेकिन हम रोज बाहर से ईंट पत्थर लाकर
उसे ठीक करते रहते हैं। अगर बाहर से सामग्री यानी नेगेटिव एंट्रोपी यानी भोजन या ऊर्जा ये मिलता रहे तो मकान यानी जीवन खड़ा रहेगा। लेकिन अगर सप्लाई बंद कर दी जाए तो मकान गिर जाएगा यानी मृत्यु हो जाएगी। अब श्रोडिंगर समझाते हैं अलग अलग जीव एंट्रोपी के खिलाफ अलग रणनीति अपनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी और ऑर्डर दोनों लेते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर उन्हें ग्लूकोज जैसे ऑर्डरली मॉलिक्यूल में बदलते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस एंट्रोपी को कम करने का सबसे बड़ा तरीका है। वहीं दूसरी तरफ जानवर पौधों या दूसरे जानवर को खाकर ऑर्डर लेते हैं, यानी सीधे सूरज की ऊर्जा नहीं ले सकते, उन्हें पहले से बने मॉलिक्यूल खाने पड़ते हैं। इस तरह पूरा बायोस्फीयर एक चेन है। एनर्जी सन से प्लांट और प्लांट से एनिमल के पास पहुंचती है। इस चेन में सब एक दूसरे से ऑर्डर और एनर्जी लेते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर जीव लोकल ऑर्डर या व्यवस्था बना रहे हैं तो क्या ये यूनिवर्सल एंट्रोपी को तोड़ रहा है? श्रोडिंगर कहते हैं नहीं। जब कोई जीव नेगेटिव एंट्रोपी लेता है यानी ऑर्डर को लेता है तो वो अपने आसपास और ज्यादा डिसऑर्डर पैदा करता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन उसी प्रोसेस में हम हीट और वेस्ट को छोड़ते हैं जो वातावरण की एंट्रोपी को बढ़ा देता है। यानी जीव एक छोटे ऑर्गेनिज्म में व्यवस्था बनाए रखता है, लेकिन ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर एंट्रोपी बढ़ती जाती है। इसलिए जीवन भौतिकी के नियम को नहीं तोड़ता बल्कि उसका पालन करता है। श्रोडिंगर कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का खेल एंट्रोपी के खिलाफ एक लड़ाई है। जब तक जीव बाहर से नेगेटिव एंट्रोपी ले सकता है वो जीवित रहता है। जैसे ही ये सप्लाई बंद हो जाती है ऑर्डर टूटने लगता है। उदाहरण के तौर पर सेल में हजारों प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और मेटाबॉलिक रिएक्शंस लगातार चल रहे हैं। ये सब मॉलिक्यूल सेल्फ ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह। लेकिन ऑर्केस्ट्रा चलाने के लिए बाहर से लगातार एटीपी चाहिए। अगर ये सप्लाई बंद हो जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, प्रोटीन्स टूटने लगेंगे, डीएनए डैमेज हो जाएगा और अंत में सेल मर जाएगी। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में श्रोडिंगर हमें बताते हैं कि जीवन अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि भौतिकी के नियमों के भीतर एक बेहद जटिल खेल है। जीवन टिकता है क्योंकि वो लगातार बाहर से ऑर्डर या नेगेटिव एंट्रोपी खींचता है। यही कारण है कि जीवन के साथ साथ ब्रह्मांड का डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। श्रोडिंगर हमें एहसास कराते हैं कि जीवन एक अस्थायी यानी टेम्परेरी व्यवस्था है जो हमेशा एंट्रोपी से लड़ती रहती है और आखिर में ये लड़ाई हार कर मृत्यु में बदल जाती है। चैप्टर 7 क्वांटम मैकेनिक्स एंड बायोलॉजी। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं, जहां श्रोडिंगर इस पूरी कहानी को समेटते हुए हमें बताते हैं कि कैसे भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम मैकेनिक्स, जीवन को समझाने में योगदान देता है। श्रोडिंगर मानते हैं कि जीवन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये भौतिकी और रसायन के नियमों का पालन करने वाली एक व्यवस्था है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। जीवन की जटिलता इतनी अधिक है कि सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स वाली भौतिकी इसे नहीं समझा पाती। सोचिए कि एक घड़ी है। घड़ी के पुर्जों को आप देखकर बता सकते हैं कि वो कैसे काम करती है, लेकिन अगर आपको डीएनए या कोशिका दी जाए तो उसके पुर्जे यानी मॉलिक्यूल्स इतने छोटे और डायनामिक हैं कि क्लासिकल फिजिक्स से उसकी पूरी कहानी नहीं समझाई जा सकती। श्रोडिंगर कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें जीवन की सूक्ष्म प्रक्रियाओं को समझने का असली रास्ता देती है, क्योंकि एटॉमिक बॉन्ड्स क्वांटम रूल से चलते हैं। जीन्स और डीएनए की स्टेबिलिटी क्वांटम लॉ की वजह से होती है। म्यूटेशन क्वांटम लेवल की घटनाओं से होते हैं। यानी अगर हमें सच समझना है कि डीएनए अपने रूप को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सही सलामत रखता है, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को अपनाना होगा। जैसे कोई किताब अगर लाखों साल तक बिना गलती के छपती रहे तो हमें समझना होगा कि उसका प्रिंटिंग प्रेस बहुत प्रिसीजन से चलता है। डीएनए भी ऐसा ही काम करता है और यही प्रिसीजन क्वांटम मैकेनिक्स से आती है। श्रोडिंगर यहाँ तुलना करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि प्रकृति का व्यवहार एवरेज लॉ से चलता है। जैसे गैस के अणु, यहाँ हर मॉलिक्यूल का पाथ नहीं बताया जा सकता, लेकिन गैस का प्रेशर और टेम्परेचर निकाला जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एटॉमिक वर्ल्ड में
प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी दोनों का संतुलन है। हर पार्टिकल की जगह एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन उसके व्यवहार की संभावना जान सकते हैं। जीवन की मॉलिक्यूलर मशीनरी क्लासिकल फिजिक्स के एवरेज पर नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के प्रिसीजन रूल पर चलती है। डीएनए का एक एक बॉन्ड रैंडम नहीं है, बल्कि क्वांटम रूल्स के कारण परफेक्टली कंट्रोल्ड है। अगर सिर्फ क्लासिकल रैंडमनेस होती तो हेरिडिटरी कभी रिलायबल नहीं रहती। श्रोडिंगर एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, लाइफ इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, रादर लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन एक्शन। यानी जीवन कोई सुपरनेचुरल चीज नहीं है, जबकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे सुंदर प्रदर्शन है। पहले के अध्यायों में श्रोडिंगर ने कहा था कि जीवन ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर से चलता है, जैसे डीएनए से डीएनए बनता है, लेकिन यहाँ वे जोड़ते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से जीवन ऑर्डर फ्रॉम डिसऑर्डर का भी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर म्यूटेशन, यहाँ रैंडमनेस डिसऑर्डर से आता है, लेकिन वही म्यूटेशंस कभी कभी एवोल्यूशन के लिए काम आते हैं, यानी डिसऑर्डर से नया ऑर्डर बनाया जा सकता है। यही नेचर का गेम है, क्वांटम रैंडमनेस और बायोलॉजिकल ऑर्डर का अद्भुत मेल। श्रोडिंगर कहते हैं कि अभी तक बायोलॉजी ने क्लासिकल सोच से काम किया है, लेकिन भविष्य में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का असली रहस्य क्वांटम भौतिकी से खुलेगा। डीएनए और प्रोटीन की स्टडी क्वांटम केमिस्ट्री से ही पूरी समझ में आएगी। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस का मिलन होगा, और यही बात सच भी हुई। श्रोडिंगर की किताब डीएनए की खोज से पहले लिखी गई थी। बाद में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, जो ठीक उसी दिशा में था जिसकी भविष्यवाणी श्रोडिंगर कर रहे थे। इस अध्याय में श्रोडिंगर एक दार्शनिक प्रश्न भी उठाते हैं, अगर जीवन क्वांटम मैकेनिक्स से चलता है तो क्या हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उसी की उपज है? वे कहते हैं चेतना भी भौतिकी के नियमों से बाहर नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए विज्ञान को और आगे बढ़ना होगा। जैसे क्वांटम फिजिक्स ने एटम की मिस्ट्री सुलझाई, वैसे ही एक दिन कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री भी खुल सकती है। श्रोडिंगर अपनी किताब को इन बिंदुओं पर समेटते हैं कि जीवन कोई सुपरनेचुरल या अलौकिक फिनोमिनन नहीं है। डीएनए और जीन की स्टेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से है। म्यूटेशन और एवोल्यूशन में क्वांटम रैंडमनेस की भूमिका है। भविष्य की बायोलॉजी को भौतिकी के साथ मिलकर चलना होगा। यानी व्हाट इज लाइफ का सबसे बड़ा संदेश है, जीवन को समझने के लिए भौतिकी और जीव विज्ञान का मेल जरूरी है। दोस्तों, इस किताब के अंतिम अध्याय में श्रोडिंगर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि भौतिकी और रसायन के अद्भुत नियमों का मेल है। उन्होंने ये बीज बो दिया था कि एक दिन डीएनए की संरचना, जेनेटिक कोड और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सामने आएगी, और सच यही हुआ। अगले कुछ दशकों में विज्ञान ने वही हासिल किया। यानी श्रोडिंगर का विजन सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भविष्यवाणी भी था। तो दोस्तों, यही था सफर इरविन श्रोडिंगर की प्रसिद्ध किताब व्हाट इज लाइफ का। इस किताब ने न सिर्फ जीव विज्ञान की दिशा बदली, बल्कि डीएनए की खोज का बड़ा कारण बनी। आने वाले वैज्ञानिकों को इस किताब ने सोचने पर मजबूर किया कि जीवन के रहस्यों को भौतिकी और केमिस्ट्री की भाषा में कैसे समझा जा सकता है। आप सुन रहे थे डिकोड विद प्रांशु पर इरविन श्रोडिंगर की अद्भुत किताब व्हाट इज लाइफ को। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी, आपसे विदा लेता हूं। अगले सफर में फिर से मुलाकात हो।